Hello, Chubbies. Welcome back in another episode of I Am the Higher of Villain Family. Hope so that you guys are doing really very well. मेरा रोज़ा है उसकी वजह से अगर मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना और बस वीडियो को एंजॉय करना. सो यस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स डाइव टुगेदर इन द अनदर एपिसोड ऑफ मैडनेस. सो यस, जब इस एपिसोड का स्टार्ट होता है मैं यहाँ पर हल्का हल्का दिन निकलता हुआ दिखाया जाता है. उसके बाद ड्यूक का मैंशन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्यूक जो है वो बहुत इत्मीनान से बैठ के काम कर रहा होता है. किसी से बात करते हुए पूछता है कि मैंने जो तुम्हें काम करने को कहा था यानी कि सारे गार्ड्स को बुलाने का, क्या तुमने वो कर लिया है? सामने खड़ा हुआ पर्सन कोई और नहीं, वही रेड हेयर वाला पर्सन होता है. लिटरली ऐसा लग रहा है ये मर जाएगा, इतना थका हुआ दिख रहा है ये. और ये बोलता है कि हाँ सर मैंने कर लिया है वो काम. मुझे लगता है वो गार्ड्स जो है वो जल्दी यहाँ आते होंगे. यहाँ पर ड्यूक बोलता है कि स्ट्रॉबेरी तुम बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो. तो रेड हेयर वाला पर्सन कहता है क्या मैं स्ट्रॉबेरी? प्लीज़ मुझे इस तरह के नाम से बुलाना बंद करो, मेरे बालों का रंग लाल है तो तुम क्या मेरा नाम कुछ भी रख दोगे? तुम क्यों इतनी बचकानी हरकतें करते हो ड्यूक? और फिर वो बोलता है कि ड्यूक तुम्हें इतनी लगता है कि तुम्हें मेरी सैलरी जो है उसे बढ़ा देना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर एक अकाउंटेंट के तौर पर काम करता हूँ, लेकिन तुम मुझसे एक सेक्रेटरी का काम भी करवाते हो. ये कितना जुल्म है ना, मेरी सैलरी को बढ़ाओ. वो जब ये बातें बोल रहा होता है तो ड्यूक बोलता है कि इतनी बकवास करना बंद करो. चलो अब मुझे बताओ तुम ऑरेंज के ऊपर नजर रख रहे हो ना? तो रेड हेयर वाला पर्सन कहता है कि हाँ मैं उसके ऊपर नजर रख रहा हूँ और जहाँ तक मुझे मालूम है कि वो जो है आज बाहर गई हुई है. अब एक खिड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं देख सकता हूँ तुम बहुत अजीब तरीके से उस बच्ची के ऊपर नजर रख रहे हो. क्या कोई खास वजह है इसके पीछे? ये बात सुनते ही जो ड्यूक है वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर तुम्हें देखना बंद कर लिया हो बाहर तो जाओ जाके अपना काम करो. अगर कैलकुलेशन में थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारी सैलरी जो है उसे कट कर लूंगा. जाओ यहाँ से दफा हो जाओ. तो वो बेचारा रेड हेयर वाला पर्सन इतना डर जाता है, कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, अब बोलना बंद करो. यहाँ पर ड्यूक कहता है शुक्र है मेरा काम जो है वो खत्म हो गया, चलो अब मैं जाके थोड़ी खुली हवा में सांस ले लेता हूँ. ये कहते हैं वो विंडो के पास आता है और विंडो से कर्टन हटा के देखता है तो बाहर दो कैरेजेस खड़े होते हैं जो कि सामान से लिटरली लदे होते हैं. और इसमें किसी और का सामान नहीं, कैटी का ही सामान होता है जो कि हर्ब्स होती हैं और बहुत सारी हर्ब्स होती हैं जिन्हें देख के कैटी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि फाइनली मैंने इतना सामान ले लिया है कि मैं इसे किसी के सामने भी फ्लेक्स कर सकती हूँ. वाह ये कितना सारा है ना, देखना मैं इसे क्या बनाती हूँ. और ये कहते हैं वो सामान को अपने कमरे में ले जाती है और पूरी रात उस पर मेहनत करती है. और फिर बाहर देख के कहती है सुबह कब हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला काम करते हुए कि वक्त कब गुजरा. और अपना जो भी उसने गाउन पहना होता है उसे उतार के फेंकती है और कहती है कि मुझे जल्दी करना होगा इससे पहले कि मैं लेट हो जाऊँ. और जब वो डाइनिंग टेबल पर रूम में आती है तो वहाँ पर बहुत डिलीशियस से खाने रखे होते हैं और यहाँ पर ड्यूक भी बैठा होता है जो कि बोलता है कि तुमने तो फिर कल क्या किया मुझे बताओ. तो कैरी बोलती है कि हाँ मैंने सिर्फ खेला है अकेले कमरे के अंदर. तो ड्यूक कहता है क्या खेला, घास के साथ तुम खेल रही थी वहाँ पर? तो कैरी कहती है नहीं, तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में? ड्यूक कहता है तुम्हारे अंदर से जो हर्ब्स की स्मेल आ रही है ना उसी से कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि तुम पूरी रात क्या कर रही थी. ये वाकई बहुत बुरा स्मेल कर रहा है. कैरी कहती है एक्चुअली मैं जो हूँ ना कल वो प्रिंस और प्रिंसेस से मिली थी जिससे मैंने देखा कि प्रिंसेस को ना चोट लगी हुई है. ये बात वो है वो अपने मुंह के अंदर स्पून रखते हुए बहुत क्यूटली कह रही होती है जिससे सुनने के बाद ड्यूक थोड़ा चौंक जाता है और कहता है एरनन उसे चोट लगी है. और फिर कहता है वो बड़ी हो गई है, वो खुद हैंडल कर लेगी, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए. यहाँ पे जो कैटी है वो कहती है तो इसलिए मैंने उनके वो विजिट करने का सोचा है दोबारा प्रिंसेस को और उनके लिए कुछ बनाया. और फिर वो उस बॉक्स को दिखाती है और बताती है कि इसके अंदर 200 हर्ब्स का जूस है. ड्यू कहता है क्या 200 हर्ब का जूस, तुमने ये सब उसके लिए बनाया है? तो कैटी कहती है हाँ ये मैंने उसके लिए बनाया और देखना मैं जब उसे दूंगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगी. ड्यू कहता है क्या वाकई ये लड़की उसे इतना कुछ देने वाली है? तो ड्यू के चेहरे पर जो अजीब सा एक्सप्रेशन है इसे देख कर कैटी को लगता है कि वो जो है वो जेलस हो रहा है और शायद इसलिए कैटी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ बनाया है ड्यूक जाइगर. बाय द वे ड्यू का नाम जाइगर है अजीब नाम. यहाँ पर वो उसकी तरफ एक हर्ब को करती है और कहती है कि इसको अगर तुम वार्म वाटर के साथ लोगे तो देखना तुम बहुत ज़्यादा से अच्छे से अपने काम पे कंसंट्रेट कर पाओगे. यहाँ पर ड्यू कहता है क्या ये मेरे लिए है, क्या ये फैटीग रिलीवर है? तो कैटी कहती है नहीं ये कैफीन है और देखना इसकी मदद से तुम जो काम एक हफ्ते में करते हो ना उसे तुम एक दिन में कर लोगे. वो इतना शोर मचाती है कि ड्यूक बेचारा मजबूर हो जाता है उसे उठाकर कमरे से बाहर रखने में और कहता है दफा हो जाए यहाँ से, फिर मेरे कमरे में मत आना. कैटी कहती है उफ तुम नाराज़ क्यों हो गए, क्या तुम इसलिए नाराज़ हो कि मैंने तुम्हें फैटीग रिलीवर नहीं दिया? उफ ड्यूक तुम बहुत ज़्यादा चूजी हो, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा क्या करूँ, इतनी बचकानी हरकतें कौन करता है. खैर छोड़ो मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रही, मैं जा रही हूँ एरन से मिलने के लिए. ये कहते हुए वो बाहर आ जाती है और फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जिसके बारे में हमें कैटी बताती है कि ये जो है ब्लैक स्मिथ हाउस है. इसके बारे में जैसा नॉवल में बताया गया था ये बिल्कुल वैसी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डरावनी. और ये कहते हुए जब चल कर आई थी वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है. उसके बाद वो दूर खड़े देखती है तो एरन जो है वो उसी हाउस के पास बैठी होती है और लिटरली दिख रहा है कि उसे अभी भी तकलीफ है. ये बात कैटी कहती है और वो कहती है कि मैं देख सकती हूँ इसके अभी भी स्वेलिंग है जबकि एक दिन गुजर चुका है. फिर बैठ के कहती है कि वो ये सोच रही है कि इस जख्म से या इस प्रॉब्लम से वो अकेले निमट लेगी, इस तरह तो मुश्किल और बढ़ जाएगी. उसे इसके बारे में ड्यूक के अपने भाई को बताना चाहिए था लेकिन क्या करें इन लोगों का गरूर. ये कहते हुए वो आगे जाती है और एरन के शोल्डर के ऊपर हल्का सा टच करती है और कहती है तुम्हें ये चाहिए. जिसे सुनने के बाद तो एरन की हालत ख़राब हो जाती है और वो मुक्का बनाकर उसकी तरफ देखते कहती है यहाँ पे कौन है. कैटी उसे देखकर और डर जाती है, मतलब दोनों ही डर जाते हैं. और कैटी कहती है कि मुझे माफ़ करो और ये कहते हैं वो करते हुए उसके आगे वो हर्ब्स का बॉक्स करती है और कहती है कि तुम्हारी जो स्वेलिंग है इसे कम कर देगा और तुम्हारे दर्द में भी सुकून देगा, तुम इसको पेन किलर के तौर पर ले सकती हो.
कैटी को देखकर जो एरन है वो कुछ सोचने लगती है। तो कैटी कहती है नहीं नहीं इतना मत सोचो, इसमें जहर नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ, ये बिल्कुल सही है, इसमें बिल्कुल जहर नहीं है, तुम इसे ले सकती हो। तो जो एरन है उसे वो ले लेती है और कहती है कि हाँ मैंने कल सुना था कि कोई बिल्ली का बच्चा जो है वो छत पे चढ़ा हुआ है, क्या वो तुम ही थी? तो एरन कहती है, कैटी कहती है क्या तुमने मुझे देख लिया था? अब मैं क्या ही कह सकती हूँ। यहाँ पे एरन जो है वो डरावना सा चेहरा बनाती है और कहती है कि ये चेहरा मेरे लिए नया है, मैंने इसे पहली दफा देखा है। ये बात सुनते ही तो कैटी की जान ही निकल जाती है। वो कहती है लो आज तो मैं गई, मुझे इससे कोई नहीं बचा सकता। जब एरन उठती है तो कैटी कहती है वो ये कितनी लंबी है, मैं तो मरी जाऊंगी आज। फिर कैटी एरन जो है वो बहुत डरावना सा चेहरा बनाती है और कहती है क्या तुम वही लड़की हो जिसके नाम मेरे ग्रैंडपा ने अपनी विल किया है? मुझे सच सच बताओ, झूठ कहा तो तुम बचोगी नहीं मुझसे। आगे हमें दिखाया जाता है कैटी तो उसकी इतनी डरावनी धमकी सुन के डर ही जाती है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाने के बाद कहती है कि हाँ मैं कैटेशिया एंसले हूँ। और ये बात सुनते ही जो वो है आयरन है वो उसकी मेडिसिन को लेती है और उसे अपने शोल्डर के ऊपर लगाती है और अपने शोल्डर को मूव करके देखती है। तो वो कहती है वाओ ये वाकई काम कर गया, तुम्हारा शुक्रिया। तो कैटी कहती है क्या वाकई इसने मुझे शुक्रिया कहा? और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अगर आप लोगों को मालूम हो इसके जिस नॉवल में कैटी है उसकी स्टोरी, तो ये जो आयरन है उस नॉवल में बहुत ज़्यादा गुस्से वाली लड़की है, उसके मुँह से थैंक यू सुनना कोई छोटी बात नहीं है। एडन जो कहती है वो बो करती है और कहती है कि नहीं मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हारे को ये काम कर गई और तुम्हें इससे मदद मिली। और दिल में सोच रही थी कि एडन प्लीज़ मुझे नफरत मत करना, मुझे मत मारना। यहाँ पर जो एडन है वो कैटी की तरफ देखती है और कहती है क्या तुम मुझे इतनी अजीब तरीके से क्यों देख रही हो? तो कैटी बहुत क्यूट सा चेहरा बना के कहती है प्लीज़ मुझे मारना मत, मैं भी एक लेडी हूँ। तो एंडन कहती है क्या मैं तुम्हें मारूंगी? मैं एक छोटे बच्चे को मारूंगी जिसका साइज एक चूहे की जितना है? ये बात तुम्हें किसने कही? क्या तुम्हें ये बात वर्नर ने कही है? वर्नर एंडन का भाई है, अगर किसी को ना मालूम हो तो उसकी नहीं है। तो यहाँ पर जो कैटी है वो कहती है नहीं नहीं ऐसा यंग मास्टर ने नहीं कहा, एक्चुअली ड्यूक ने मुझे बताया कि जो इनहेरिटेंस का मसला है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए। तो यहाँ पर एंडन कहती है अगर ये मामला विरासत से रिलेटेड है तो इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कौन सा ग्रिस्ट मुझे मिलने वाली है। और यहाँ पर जो कैटी है वो भी यही सोचती है कि हाँ अगर ग्रिस्ट इनके हवाले हो भी गई यानी कि इनके खानदान को मिल गई तो वो सबसे पहले जाएगी ड्यूक के पास, उसके बाद जाएगी वो वर्नर के पास और इसके बाद कहीं जाकर एंडन का नंबर आएगा जब तक कि शायद वो बूढ़ी हो जाए। लेकिन यहाँ पर एंडन जो है वो इशारा करती है और कहती है कि यहाँ पे कुछ है जो मेरा था और तुम्हारे पास है, और वो उसका नाम लेती है कि ये ग्रैंडपा की सेफ है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मेरे काम की थी। और फिर अपनी डरावनी आंखों को कैटी को दिखाते हुए कहती है कि वो सब चीज़ें चाहे कुछ भी हो मैं लेके रहूँगी, चाहे वो मुझे वर्नर से लेनी पड़े या फादर से लेनी पड़े। तुम बताओ कि तुम वो सब खा लेने वाली हो? ये बात सुनते ही तो बेचारी कैटी की तो जान ही निकल जाती है और कहती है लो अब तो मैं गई, इसे ग्रैंडपा का सेफ चाहिए, उफ क्या करूँ मैं। यहाँ पर जो एरन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कैटी वो जो सेफ है वो मेरा ही है, तुम उस पर सोचना मत कब्जा करने का, तुम्हें वो किसी हाल में भी नहीं मिलेगा। कैटी को इसकी बात सुनने के बाद जहन में एक आइडिया क्लिक होता है और वो कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, तो फिर एक डील करते हैं। और ये बात कहते हुए वो बहुत क्यूटली पंच बनाती है, जिसे सुनने के बाद जो एरन है वो कहती है क्या क्या डील, किस तरह की डील? तो कैटी कहती है एक्चुअली तुम मेरी मदद करो तुम्हारे खानदान का जो टेस्ट है उसे देने के लिए, और फिर जब मुझे इनहेरिटेंस मिल जाए मुझे प्रोटेक्ट करना, इसके बदले मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडपा का जो सेव है वो दे दूंगी और हाँ मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी। तो कहती है जो एरन है वो कहती है कि तुम्हें मालूम है तुम किससे बात कर रही हो, तुम मेरी मदद करोगी? तो कहती है हाँ मेरे पास विरासत होगी, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी होगी तो मैं तुम्हारी मदद कर ही दूंगी ना। तो एरन कहती है वाह तुम तो बड़ी बहादुर हो लड़की। यहाँ पे कैटी कहती है हाँ जब मैं इनहेरिटेंस मतलब कि इनहेरिट कर लूंगी तब मुझे यकीन है मेरे बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे जिनसे बचाने के लिए मुझे कोई चाहिए ही होगा, तो इसलिए मैं तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो एरन कहती है क्या मुझ में इन्वेस्ट? तो कहती है हाँ मुझे मालूम है तुम्हें एक वर्कशॉप बनानी है, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूँगी कि तुम्हारे पास जितनी भी मदद हो सके उतनी मदद करूँ, मतलब उतना इन्वेस्ट कर सकूँ, और जितनी भी चीज़ें तुम्हें सेफ से चाहिए होंगी मैं हर वो चीज़ तुम्हें प्रोवाइड करूँगी, हत्ता कि मैं तुम्हें एक साइट नेम भी दूँगी, तो मतलब जो फैमिली नेम होता है ना वो भी प्रोवाइड करूँगी, तो प्लीज़ मेरी मदद करो। कैटी की मतलब कि ये सब बातें सुनने के बाद एरन तो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या ये मुझसे क्या चाहती है? वैसे अगर बात करें वर्कशॉप की तो ये मेरा ख्वाब था जिसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि मेरे फादर को भी इसके बारे में नहीं मालूम, क्योंकि इन बच्चों के अपने बाप के साथ ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं है, यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ भी उतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो यहाँ पे एरन सोच रही थी कि कैटी को इसके बारे में कैसे पता चला। यहाँ पे कैटी बोलती है क्या तुम्हें मेरा आइडिया अच्छा लगा? और अभी भी एरन उसी सोच में गुम होती है। कैटी कहती है हाँ अगर मेरे पास विरासत आ गई तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी मदद करने के लिए। तो एरन कहती है क्या वाकई तुम ये कहना चाह रही कि तुम मेरी मदद करोगी? तो एरन कहती है हाँ मैं तुम्हारी, कैटी कहती है हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी। एरन में कहती है कि अगर ये बच्ची के पास विरासत नहीं भी है तो ये विरासत जाएगी मेरे फादर के पास, और उसके बाद मुझे यकीन है मेरे फादर के मरने के बाद यानी कि 20 साल लग जाएंगे उसमें, और उसके बाद ये विरासत चली जाएगी वर्नर के पास, तो मुझे सेफ उसके साथ शेयर करना पड़ेगा जो कि मेरे लिए नुकसानदेह कुछ भी हो, इस काम में मुझे 20 साल लग ही जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये आइडिया बुरा नहीं। अभी वही बातें जब सोच रही
कहती है नहीं, जो कैटी है वो एक डॉक्यूमेंट को निकालती है, कहती है चलो फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, और एक जगह के ऊपर पॉइंट आउट करके कहती है कि इस जगह साइन कर दो। एंडन एंडन अपने सर के ऊपर हाथ रखती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है और कहती है क्या एक बच्चों का खेल लो, अब एक बच्चे से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, मुझे यकीन है इसको लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं पता होगा। मतलब लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट वही है जो इसके ग्रैंडपा की विल में हुआ है, मतलब कि उसको अगर कोई डिस्ट्रॉय कर भी दे तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। और ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए प्रोफेशनल्स का होना ज़रूरी है, जैसे कि लॉयर्स हो गए, कोर्ट की तरफ से एक कुछ भी अप्रूवल आना ज़रूरी है, ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हो जा सकता है। यही बात एडन सोच रही थी कि इस बच्ची को इन चीज़ों के बारे में क्या ही मालूम होगा, ये तो इतनी छोटी है। लेकिन जो कैटी है वो अपनी बहादुरी दिखाती है, कहती है कि जल्दी करो, इससे अभी हमें जाकर इसे लीगल डिपार्टमेंट में दिखाना है, फिर मैजिक ब्यूरो मैनेजमेंट में दिखाना है, ताकि जो मेरा डॉक्यूमेंट है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये उसी तरह सेव हो जाए जैसे मेरे ग्रैंडपा की वेल सेव है। जिसे सुनने के बाद एंडन तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बहुत ज़्यादा इंप्रेस होकर कहती है दिल में कि क्या ये वाकई सिर्फ 10 साल की है, मुझे यकीन नहीं आता इसकी वजह से इतनी नॉलेज आई कहाँ से। उसके बाद हमें मतलब कॉरिडोर में कैटी को दिखाया जाता है जो कहती है कि ओ फाइनली ये काम कर ही गया। उसने कहा कि वो इसके बारे में सोचेगी, लेकिन उसके चेहरे पे जो लुक थी उसे देखकर ही मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ वो ये काम ज़रूर करेगी, मतलब कि उसके चेहरे को देख के मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ। जहाँ तक नॉवल की बात है तो मुझे याद है उसने 5 साल बाद अपना ये जो वर्कशॉप है उसे शुरू कर दिया था, लेकिन उसमें उसे शिकस्त मिली और अपने गुस्से की वजह से उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया। आई विश ये जो स्टोरी है बिल्कुल अपने नॉवल की प्लॉट के अकॉर्डिंग चले, इसमें कुछ तब्दीलियाँ ना है, ये कहते हुए वो कहती है लेकिन यहाँ पर बहुत चीज़ें बदली हुई हैं, जैसे कि जो वर्नर है और एंडन है उनका बर्ताव, और साथ ही साथ इस मैंशन में जितने लोग काम करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा नाइस और काइंड है। क्या जो जब नीला आई थी यहाँ पर उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया गया था, ऐसे ही सलूक किया गया था, मुझे यकीन नहीं आता फिर उसने इतना बुरा क्यों कहा नॉवल के अंदर। और फिर हमें शाम होती दिखाई जाती है जहाँ पर ड्यूक का बेटा वर्नर बैठा होता है और वो कहता है कि बच्चे तुम्हें बहुत देर हो गई है। यहाँ पे कहती कहती ओफ, ये फिर से मुझे लगता है कि जो वर्नर है वो भी बहुत तब्दील है, मतलब कि मुझे बहुत नाइसली और काइंडली बात करता है, मुझे बच्चा बच्चा करके पुकारता है, इतना बुरा नहीं है ये मेरे साथ। ये बात फिलहाल वो दिल में कहती है और बोलती है मतलब कि अभी वो देख रही थी वर्नर को, तो वर्नर बोलता है चलो फिर मुझे बताओ उस लड़की के बारे में रिपोर्ट जो यहाँ पर आई है। तो कैटी उसके पाँव को देखती है और कहती है ओह क्या तुम्हें चोट लगी है? तो वर्नर कहता है हाँ, जब मैं उससे लड़ रहा था एरन से तो मुझे चोट लग गई। कैटी दिल में कहती है ओफ, ये दोनों बहन भाई क्या ये इतने दोनों इतने गुस्सा क्यों रहता है एक दूसरे पर, एक दूसरे का इतना फ़ायदा क्यों उठाते हैं। तो वो ऊंची आवाज़ में वर्नर से कहती है क्या तुम लोग थोड़ा जेंटल नहीं ले सकते एक दूसरे के साथ, मतलब प्यार से थोड़ा सा। तो वर्नर कहता है क्या प्यार से? तुम्हें मालूम है हम लोग को तैयार रहना चाहिए अपनी ज़िंदगी को मौत की कगार पे रखने के लिए, मतलब हम लोगों को मरने के लिए कभी भी तैयार रहना चाहिए। तुम क्या कह रही हो प्यार से रहें? एंड कैटी की बात सुनने के बाद बहुत अजीब सा चेहरा बनाती है, कहती है क्या मैं सोच रही थी ये लोग डिफरेंट है, नहीं ये दोनों बहन भाई उतने ही खड़ूस हैं जितना इनको नॉवल में बताया गया था, मतलब एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक दूसरे को कत्ल भी कर देंगे ये लोग, बहुत गुस्से वाले हैं ये दोनों। एपिसोड का स्टार्ट होता है यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वर्नर को जो कि चाय पी रहा होता है, कहता है कि जो एंडन है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी मार्शल आर्टिस्ट है, इसलिए मैं उसको चैलेंज करता हूँ ताकि वो और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सके। ये सब बातें उसकी मुझे सुन के कैटी कहती क्या ये वाकई उसकी फिक्र कर रहे हैं, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। यहाँ पे जो वर्नर है वो कहता है लेकिन आजकल बहुत अजीब हो रहा है, मेरा दिल नहीं करता कि मैं उसको तंग करूँ, पता नहीं क्यों, मुझे खुद इस बात के बारे में मालूम नहीं है। यहाँ पे जो कैटी है वो कहती है कि दरअसल जो लेडी है वो आपको नापसंद नहीं करती और मैं देख सकती हूँ कि आप भी उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्नर है वो मुस्कुराता है, कहता है जो भी हो, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा था मैं उसको हरा दूंगा और उसके बाद में जो हिज एक्सलेंसी है उनको चैलेंज करूँगा, लेकिन अब मैं अपनी इस एंकल को लेकर अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वो जानबूझकर इसके ऊपर बार बार मारेंगे। हिज एक्सलेंसी सुनकर जो कैटी है वो में सोचती है कि क्या, और फिर वो पूछती है वर्नर से कि आप हिज एक्सलेंसी क्यों कह रहे हैं, आप उनको उनके मतलब अपना फादर क्यों नहीं कहते। तो फिर वो गहरी सांस लेता है और कहता है कि मैं उसका फादर इसलिए नहीं कहता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो मेरे फादर है। यहाँ पे कैटी दिल में सोचती है कि हाँ मैं देख सकती हूँ क्योंकि ये हमेशा से उनको हिज एक्सलेंसी कहता है तो उनके नहीं कहना मुश्किल होगा और इनके ताल्लुकात इतने अच्छे भी नहीं है। तो यहाँ पर जो वर्नर है बोलता है क्यों, क्या ये अजीब है उन्हें हिज एक्सलेंसी कहना, क्या ये अजीब लग रहा है। तो वो कहती है नहीं, काफ़ी फैमिलीज़ में ऐसा होता है, मैं तो एक अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ और मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात थी कि मुझे एक अच्छे ग्रैंडफादर मिले। और फिर अपने ग्रैंडफादर को याद करते हुए कहती है कि ग्रैंडफादर मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैं आपको मिस करती हूँ। ये सब काम मतलब कि उसको इस तरह इमोशनल होते हुए देखकर जो वो है वर्नर है वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कुछ भी किस्मत के भरोसे मिलता है, मुझे यकीन है तुमने कुछ ना कुछ अच्छा करा होगा या अपनी लाइफ जो है बहुत अच्छे से जी होगी, इसीलिए तुम्हें इतने अच्छे ग्रैंडफादर मिले और एक जेंटल पर्सन मिला। जिसकी ये बात सुनकर कैटी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि थैंक यू यंग मास्टर, मैंने ये बात सुनने के लिए बहुत दफ़ा इंतजार किया। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ड्यूक है वो बैठा होता है, वो कहता है क्या मतलब, उसने ऑरा देखा। तो सामने खड़ा पर्सन कहता है हाँ, जब मैं उसको स्वॉर्ड के बैटल में लेके गया था तो उसने कहा मुझे अपने जिस्म में तकलीफ महसूस हो रही है किसी इसके ऑरा की वजह से, और मैं देख सकती थी कि वो ऑरा पड़ रही है। ये बात जो है वो पर्पल हेयर वाली लेडी ड्यूक को बता रही होती है। वो कहता है कि क्या मतलब, वो अभी से वो सिर्फ 10 साल की है और वो ऑरा को फील कर सकती है। मुझे याद है जो मेरा बेटा है वो
सबसे पहले सीखा है, वैसे वो कितनी साल की है? ये बात वो जो है वो पर्पल वाली लेडी से पूछता है। तो वो लेडी बोलती है दरअसल वो अभी 10 साल की है। तो कहता है क्या? ये मुझे यकीन नहीं आता, वो सिर्फ 10 साल की है। मेरा बेटा उसने 11 साल की उम्र में ये स्वॉर्डमैनशिप सीखी थी, और वो भी औरत इतना जल्दी सेंस नहीं सीख कर पाता था, तो वो कैसे सेंस कर पा रही है सौरा को? यहाँ पे जो लेडी है वो बोलती है कि जो भी हो, जो लेडी एशियप है वो बहुत ज़्यादा कमाल की है, भले से वो छोटी दिखती है, हमारी लैंग्वेज में कहे तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है वो। यहाँ पे जो ड्यूक है वो बोलता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ, मैंने आज तक की सलाहियत जो है किसी में नहीं देखी सिवाय मेरे अंदर, मतलब अपने आप में। और फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या वाकई इसे टैलेंट कहते हैं। और जो कैटी है उसको बहुत ब्यूटीफुल से विंग्स के साथ इमेजिन करते हुए कहता है कि मुझे अब और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है जानने के लिए कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो असल में है कौन, मैं जानना चाहता हूँ। और फिर कहता है कि यार जो भी हो तुम उसके ऊपर अच्छे से स्पाई करो, क्या वो वैसे स्पाई गर्ल हो सकती है? अचानक से उसकी बात जहन में ये बात आती है कि लास्ट ईयर भी तो एक मेड आई थी ना जो 14 साल की थी, और वो भी एक स्पाई गर्ल थी, मैंने उसको उसकी क्यूटनेस को देख कर रखा था, याद है ना तुम्हें? ये कहते हुए वो पर्पल वाली लेडी की तरफ पॉइंट करता है और कहता है याद है ना उसने भी हमें धोखा दे दिया था कि ये भी अपनी क्यूटनेस का फायदा तो नहीं उठा रही। तो जो पर्पल वाली लेडी होती है वो कहती है मुझे तो नहीं मालूम ये स्पाई है कि नहीं है, लेकिन वो क्यूट बहुत ज़्यादा है। तो वो कहता है जो यंग मास्टर है यानी कि वो कहता है कि हाँ वो क्यूट तो है, इसी वजह से तो तुम जैम और वो रेडी वाला पर्सन सब उसी के पीछे हो। तो पर्पल वाली लेडी कहती है अब तो ऐसे बोल रहे जैसे आप उसके साथ ना हो, आपने उसके साथ 5 दफ़ा डिनर कर चुके हैं। तो ड्यू कहता है हाँ उसकी क्यूटनेस जो है वो अनरेजिस्टेबल है, मतलब मैं उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता, वाकई वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो फिर यहाँ पर जो ड्यूक है वो कहता है पर्पल वाली लेडी से चलो इस बात को यहाँ पर खत्म करते हैं, वीआईपी जो है वो जल्दी आने वाले हैं, तो ध्यान रखना कि तुम उनकी वेलकम में कोई कमी ना छोड़ो। तो वो पर्पल वाली लेडी कहती है ठीक है। यहाँ पे जो ड्यूक है वो कहता है ठीक है इसके बारे में आगे हम देखेंगे। और हमें दिखाया जाता है किचन का सीन जहाँ पे कैटी जो है बैठी होती है शेल्फ के ऊपर और एप्पल्स को काट रही होती है, और कहती है कि वाकई जो फैमिली मीटिंग है वो जल्दी होने वाली है। तो पर्पल वाली लेडी कहती है हाँ हाँ वो जल्दी होने वाली है। तो जो कैटी है वो बोलती है तो फाइनली वो कब तक होगी, मतलब कि तुम्हें कोई एग्जैक्ट टाइम पता है? तो कहती है कि जो गेस्पा एल्डर है ना वो बहुत एंड पर आएंगे, मतलब जैसे ही वो आएंगे ना वो मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, तो तुम इतनी टेंशन मत लो। तो कैटी कहती है दिल में कि क्या मतलब अभी ये जो मीटिंग है इसमें बहुत कम टाइम रह गया, और मैंने तो अब तक वर्नर से अपनी सारी बातें बताई भी नहीं, उसे तो अब तक यही लगता है मैं एक मेड हूँ, मैं क्या करूँ। ये कहते हैं वो बहुत स्पीड में एप्पल को छील दिया और बहुत अच्छा सा क्यूट सा स्वान बना देती है, जिसे देखकर जो पर्पल वाली लेडी होती है वो कहती है कि वाओ तुमने क्या ग्रेट स्वान बनाया है। जिसे देखकर कैटी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और पंच सुनाते हुए कहती है कि तुम्हें मालूम है मैं तो रोजेस भी बना सकती हूँ, तुम चाहो तो मैं बना के दिखा सकती हूँ। तो जो पर्पल वाली लेडी है वो अपने मुंह पर हाथ रख के कहती है कि मैं देख सकती हूँ तुम नाइफ्स के साथ बहुत अच्छी हो। जिसे सुनकर कैटी बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन फिर उदास होकर कहती है लेकिन इस तरह नाइफ से खेलना, मतलब कि नाइफ से भलों पर कुछ ना कुछ बनाते रहना, ये इस घर में रहने के लिए सर्वाइविंग के लिए ये बहुत छोटी चीज़ है, मतलब ये काफ़ी नहीं है, मुझे इससे भी कुछ बड़ा करना होगा। ये सोचते हुए वो एप्पल को पकड़ती है और फिर उसे काटते हुए उसे ले जाती है वर्नर के पास, और बाहर आते हुए क्यूट ले जाती है कि जब तक मैं यहाँ पर नहीं थी कि आपने अच्छा वक्त गुजारा। तो वर्नर जो किताब पढ़ा होता है वो कहता है कि क्या वाकई ही तुमने बनाया, और उसके चेहरे पे आप जो शॉकिंग एक्सप्रेशन है उसे देख सकते हैं, मतलब वो लिटरली बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो गया, उसका मुंह तो बेचारे का खुला ही रह गया। फिर यहाँ पर जो वर्नर है वो बोलता है कि तुम मेड हो जो कि इतना कुछ करती है, मतलब ये क्लीनिंग भी करती है, किचन का काम भी करती है, तुम्हें मेरे ख्याल से ब्लास्को फैमिली से बात करनी चाहिए कि वो तुम्हारी जो सैलरी उसे बढ़ाएं। तो कहती है मैं मेड नहीं हूँ। तो वो वर्नर बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, चलो तुम बैठ जाओ। और फिर कैटी उसके हाथ में जो किताब होती है उसे देखती है और कहती है क्या ये वही किताब है जिसमें पॉलिटिक्स के रिलेटेड लिखा हुआ है, क्या मुझे इसके बारे में इसकी मदद करनी चाहिए। कहते हैं वो इस किताब को उठाती है, कहती है हाँ ये लो ये यहाँ पर है। तो वर्नर जो है उस किताब को उठाता है और कहता है ओह मैंने इस जगह को इस चैप्टर को ढूंढने में इतना टाइम लगा दिया, आई स्वेयर में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी इसकी वजह से। ये कहते हुए उसको पकड़ता है, कहता है 1 मिनट क्या तुमने इस किताब को पढ़ा भी? तो कहती है हाँ मैंने अभी नहीं, ये किताब पिछले साल पढ़ी थी करीब इसी वक्त में। तो वर्नर कहता है क्या मतलब तुम उस वक्त सिर्फ 9 साल की थी? तो कहती है हाँ फाइनली वो वक्त आ गया। दिल में ये बात कहते हुए अपने हाथों को बांधती है और कहती है मास्टर मैं असल में आगे जैसे ही कैटी अपनी सच्चाई जो है यानी कि अपनी आइडेंटिटी वर्नर को बताने वाली होती है, वैसे ही गेट पर नॉक नॉक होती है और यहाँ से कोई और नहीं, वो पर्पल वाली लेडी आती है और वो बोलती है कि तो यंग मास्टर आप यहाँ पर हैं और यंग लेडी आप भी यहाँ पर हैं, मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। ये बात सुनते ही कैटी के ऊपर तो क़यामत टूट पड़ती है और वो बड़ा सा मुँह खोलकर बस उसे देख रही होती है। यहाँ पर जो वर्नर होता है वो बोलता है क्या तुम किसे कह रही हो यंग लेडी, वैसे मैंने उस बच्ची को बुलाने को कहा था तुम उसे लाई नहीं अब तक। तो पर्पल वाली लेडी कहती है वो आपके सामने तो है, बिल्कुल आपके सामने, ये तो रही वो। जिसे सुनकर थोड़ी देर के लिए वर्नर खामोश होता है और कहता है क्या क्या ये तुम हो, क्या ये वही बच्ची है जो यहाँ पर आई हुई है उस विल के लिए? जिसे सुनने के बाद कैटी बहुत क्यूट सा और नर्वस सा चेहरा बनाती है, जिसके चेहरे के ऊपर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस है वर्नर के सामने, और कहती है कि उफ मैंने इसको सच्चाई नहीं बताई, मुझे यकीन नहीं, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। यहाँ पे जो कैटी कह रही हूँ जो पर्पल वाली लेडी है वो बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे इसे इंट्रोड्यूस करवाने का तुम्हें टाइम ही नहीं मिला, और बहुत मुस्कुराते हुए कहती है कि ये कैटी एंसले है और ये बहुत अच्छी बच्ची है, ये वगैरह वगैरह बोल रही होती है वो। और यहाँ पे कैटी तो लिटरली ऐसा चेहरा बनाई होती है कि वो रो देगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा उदास होती है कि लो मेरा सारा सच इसने खोल दिया वर्नर के सामने। वर्नर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, कहता है क्या तुम वो बच्ची हो? तो कैटी कहती है कि हाँ मैं वो बच्ची हूँ। और फिर वर्नर कहते हैं तुम मुझे धोखा दे रही थी? तो कैटी कहती नहीं मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही थी, मैंने अपनी आइडेंटिटी जानबूझ के नहीं छुपाई, मुझे बस बताने का मौका नहीं मिला।
यहाँ पे वर्णा कहते हैं तो क्या मतलब, तुम मेरे साथ खेल रही थी इतने दिनों से। तो कैटी अपने सर के ऊपर हाथ रखती है और कहती है कि नहीं, वो मैं नहीं थी, मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, प्लीज़ मेरी बात सुनो। तुम अगर हालात को समझोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। यहाँ पे जो वर्णन है वो अपने हाथ को डेस्क के ऊपर पटकता है और कहता है क्या वाकई ये मेरा मजाक उड़ाई थी इस वक्त। और बहुत ज़्यादा ब्लश करते हुए कहता है लो, मैंने अपने सारे इमोशंस, अपनी सारी फीलिंग्स, अपने फादर के साथ रिलेशनशिप सब कुछ इसमें बताया हुआ है। यार ये क्या कर दिया मैंने। ये बातें सोच कर बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रहा होता है वो दिल में। और फिर उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि तुमने मेरे साथ, अभी वो इतना ही बोलता है कि जो कैटी है वो बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यंग मास्टर, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम मेरे हालात सुनोगे तो मेरी बात समझ आ जाएगी। तो वो कहता है, वर्णा कहता है कि एक मिनट खामोश हो जाओ, मुझे सिचुएशन को समझने दो। तो कहती है नहीं नहीं मेरी पहले बात सुनो। तो वर्णा कहता है क्या तुम खामोश नहीं रह सकती लड़की। ये और इसका बाप बिल्कुल सेम है। और वो चलाते हुए कहता है कि प्लीज़ मुझे यंग मास्टर कहना बंद करो सबसे पहले। तुम जैसे जैसे यंग मास्टर मुझे कह रही हो ना हर सेंटेंस की बात से, ये मुझे और कंफ्यूज कर रहा है। तुम क्यों कह रही हो मुझे यंग मास्टर। तो कहती तो फिर मैं तुम्हें क्या कहूँ। और ये बात वो बहुत क्यूटली कहती है। तो जो वर्नर है वो थोड़ी देर खामोश हो जाता है और कहते हैं क्या तुम मुझे क्या कहो, तुम मुझे वर्नर कह सकती हो। तो कहती है वर्नर, क्या ये तुम्हारा नाम है। तो कहता है हाँ हाँ मेरा नाम वर्नर है, प्लीज़ मुझे वर्नर ही कहो तुम। तो कहती है क्या वर्नर। तो वो कहता है नहीं नहीं इस तरह नहीं, तरीके से बोलो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो कहती तो दिल में कि मैं फिर इसको क्या ही कहूँ। फिर कहती है ठीक है फिर मैं तुम्हें ओप्पा कहूँगी। और ये बात वो बहुत ज़्यादा क्यूटली कहती है। वो कहती है क्या ये ठीक है ओप्पा। तो वर्णा कहता है ओप्पा, क्या तुम मुझे ओप्पा क्यों कह रही हो। तो कहती है ठीक है मैं तुम्हें ओप्पा कहूँगी और तुम्हें मुझे जो भी बुलाना हो, वैसे मेरा नाम कैटिशिया है तो मुझे कैट भी कह सकते हो, किशा भी कह सकते हो, जो मुझे कहना हो तुम कह देना, मुझे सब चलेगा। तो वर्नर को और शौक लगता है कि मैं इस पर गुस्सा हूँ और देखो ये अपनी क्यूटनेस से बातों को कैसे कवर अप कर रही है। यहाँ पर जो वर्नर है उसे उठाता है कैटी को अपने बाजू में पकड़ता है और कहता है कि चलो मेरे साथ। और ये कहते हुए उसको लेके जा रहे थे, पीछे पर्पल वाली लेडी भी आवाज़ दे रही थी कि ड्यूक के साथ प्लीज़ रुक जाए। यहाँ पर जो लेडी है वो बोल रही थी प्लीज़ मुझे मत लेके जाओ, वाकई मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत लेके जाओ, मुझे अपने ग्रैंडफादर से मिलना है। यहाँ पर जो वर्नर है वो उसकी बातें सुन रहा होता है। यहाँ पर जो कैटी है वो बोलती है कि मैं भी अब जो माउंटेन्स हैं उन पर दफन होने के लिए तैयार नहीं हुई हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो जो वर्नर है वो बोलता है कि तुम खामोश नहीं रह सकती, यहाँ पर मैं तुम्हें चुप करवाऊँ। ये कहते हुए वो दरवाजे को खोलता है, सामने बैठा होता है ड्यूक। वो बोलता है कि तुम्हें तमीज़ नहीं वर्नर कि किसी के कमरे में आने से पहले नौकर के आना चाहिए। तो वर्नर कहता है इस वक्त ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्या पेरेंट्स है, आपने बोला था कोई आने वाला है जो कि हमारी जो विरासत है उसको ऊपर कब्जा करने वाला है, लेकिन इसके आप पेरेंट्स देख रहे हैं, ये लड़की ये किस तरह की बच्ची है, ये किस तरह दिख रही है, ये हमारी विरासत में कैसे कब्जा कर सकती है। और इसने लिटरली जो कैटी है उसे हवा में उठाया होता है। और कैटी बेचारी नर्वसनेस में ड्यू को हेलो कहती है। ड्यू कहता है ठीक है वैसे हाँ, अगर इसकी ड्रेस की बात करी जाए तो क्या तुमने क्या रेनबो जैसा ड्रेस पहना हुआ है, क्या जो तुम्हारी मेड है उसने तुम्हारे कबर्ड को सही नहीं किया। तो कह रही थी नहीं, दरअसल ये जो कपड़े हैं ना ये मुझे मेरे यंग मास्टर ने सॉरी ग्रैंडफादर ने लेके दिए थे और मैं इसको इसलिए पहनती क्योंकि मुझे इनकी याद आती है। जो बात सुन के थोड़ा सदमा लगता है ड्यूक को और साथ ही साथ वर्नर बेचारे को भी। फिर वो ड्यूक कहता है कि हाँ मेरे ख्याल से वाइब्रेंट कलर्स अच्छे होते हैं। तो ड्यूक को पलटता देख के वर्नर तो चौंक ही जाता है, कहता है क्या। तो ड्यूक कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ तुम्हारे जो कपड़ों का मतलब कि तुम्हारी जो टॉप है और तुम्हारे जो बॉटम है जो तुमने नीचे पजामा पहना हुआ है वो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वरना तो का तो मुंह खुला ही खुला रह जाता है और फिर बहुत अजीब सा चेहरा बना के कहता है कि उफ मैं क्या ही कहूँ। और फिर कहता है कि ठीक है मैं जान समझ सकता हूँ कि हमारे जो ग्रैंडफादर थे उनका टेस्ट जो था वो बहुत ज़्यादा स्पेशल था और कह सकता हूँ कि ये आर्टिस्टिक टेस्ट है, मतलब कि आर्टिस्ट का ही टेस्ट ऐसा होगा कलरफुल सा, ये बहुत अच्छा है कैटी। तो कैटी कहती क्या तुमने कहा ये अच्छा है, अभी तो तुम कुछ देर पहले कह रही थी ये फ़कीरों जैसे कपड़े हैं। तो वो कहता है वरना कहता है नहीं नहीं, अगर कोई फ़कीरों जैसे कपड़े अगर कोई बादशाह पहनेगा तो बेशक उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। तो कैटी कहती इसका मतलब क्या है। तो वरना कहता है ऑफकोर्स तुम्हारे पास कॉमनर जितनी ज़्यादा नॉलेज है, तुम्हारे पास पॉलिटिक्स की नॉलेज है, तुम बहुत अच्छी हो पढ़ाई में और तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा अच्छा एडिकेट्स भी हैं, तो ऑफकोर्स तुम एक किंग की तरह हुई ना। तो ये सब बातें सुनने का ड्यू कहता है क्या मतलब इसके पास पॉलिटिक्स की भी नॉलेज है, मतलब किसने वो बुक्स भी पढ़ी हुई है, मेरे फादर ने इसको किस तरह रेज किया है, किस तरह बड़ा किया है, इसके पास बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी नॉलेज है। मुझे यकीन नहीं आता है कोई इतना टैलेंट कैसे हो सकता है। ये सोचने के बाद जो ड्यूक है वो पॉइंट आउट करता है कैटी की तरफ और कहता है कि ऑरेंज। तो कैटी कहती है यस। तो वो बोलता है कि फिर भी तुम्हें अपने कपड़ों को थोड़ा तब्दील कर देना चाहिए, तुम्हें मालूम है ना कि जो अंकल गैस्पा है वो आने वाले हैं और उनके साथ तुम ऐसे जाओगी तो ये अच्छा नहीं होगा। कैटी भी उनके बारे में सोच के यानी कि अंकल गैस्पा के बारे में सोच के अलग ही जोन में चली जाती है और मैं कहती है कि अगर वो आया मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन है। नॉवल में तो यही बताया गया था, वो बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और जैसे ही मुझे यकीन है वो आएंगे जो फैमिली मीटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि वो फैमिली के सबसे बड़े हेड है। उसके बाद अगला दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैटी ने अपने कपड़े तब्दील कर लिए होते हैं। वैसे मुझे पहले के कपड़े ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे कैटी जो बहुत उदास होकर जा रही होती है कहती है कि आखिरकार वर्णन ने कुछ नहीं कहा, एक लफ्ज़ नहीं कहा, काश वो यही कह देते कि मुझे मतलब कि दिखाने के नहीं बस सपोर्ट करेगा, बेशक ये सिर्फ दिखावे के नहीं तो होना है। तो यहाँ पे जो पर्पल वाली लेडी है वो कहती है लेडी आपको इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है,
वहाँ पे कुछ इतना बुरा नहीं होगा, मुझे यकीन है आप सब कुछ कर लोगे हैंडल। यहाँ पे जो कहती है वो कहती है कि मैं इसलिए नहीं हूँ कि मतलब मैं इसलिए इतना वो नहीं हूँ, उदास नहीं हूँ कि मुझे टेस्ट देना है, बस मैं थोड़ी घबराई हुई हूँ कि लोग वहाँ पर कैसे होंगे। तो पॉपुलर वाली लेडी कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपने बस अंदर जाना है और बहुत अच्छे से फाइट करनी है। तो कहती है फाइटिंग, हाँ हाँ मैं अच्छे से करूँगी। और ये कहते हैं वो बहुत नर्वस लग रही होती है, और उसके बाद वो आगे जाती है, गेट के पास जाती है और कहती है ठीक है अब एक दफ़ा कर ही लेते हैं ऐसे। ये कहते हुए जैसे ही गेट को खोलती है तो बहुत सारे नोबल्स की नज़र जो है वो अचानक से उसके ऊपर जाती है, और कैटी बेचारी बस थोड़ी देर के लिए ठहर जाती है कि यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें बहुत सारे नोबल्स को दिखाया जाता है जो कि गॉसिपिंग कर रहे होता है, जैसे कि मतलब कि हर कोई करता है, मीटिंग कहता है। और यहाँ सामने देख कर कैटी तो बहुत ज़्यादा हैरान ही हो जाती है और कहती है क्या ये कोई कॉन्फ्रेंस है, मतलब कि ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई मीटिंग हो रही हो, ऐसा लग रहा है मुझे सारे यहाँ पर जज करने के लिए आए हैं, देखो यहाँ पे 50 से ज़्यादा लोग हैं। और यहाँ पे कैटी बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, जैसे देख कर जो वर्नर और एरन होते हैं वो कह रहे होते हैं लो वो फाइनली आ ही गई। यहाँ पर जब वो उन दोनों को देखती है तो एरन जो है वो उसको मुस्कुरा कर दिखती है, जिसकी वजह से कैटी कहती है लो मुझे फाइनली एक जगह से तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल ही गया, ये एक अच्छा सिग्नल है, चलो फिर मैं फाइनली इसे शुरू कर सकती हूँ। ये कहते हुए वो बैठती है, जहाँ पर बैठते सारी उसे बहुत सारी बुरी बुरी बातें सुनने को मिलती है। कोई कहता है ये पथेटिक है, वो जो लड़का था यानी कि ग्रैंडफादर जो है कैटी का, वो इतना बुरा कैसे हो सकता है, मतलब कि उसने इतनी छोटी सी बच्ची को एक सॉर्ट का ऑनर बना दिया, वो क्या सोच रहा था। मुझे तो पहले से ही पता था वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, इसलिए तो हम जब वो जिंदा था उसे ताल्लुक नहीं रखते थे। ये सारी बातें सुनकर लिटरली कैटी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वो कहती है दिल में कि ये लोग मुझे बुरा कहते हैं, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर को ये लोग बुरा क्यों कह रहे हैं, ये सोचते हुए वो उठती है और कहती है कि अगर आप लोगों में तमीज़ नहीं तो प्लीज़ सोच समझ के बोलें, आप एक मरे हुए इंसान के बारे में ऐसा कुछ कैसे कह सकते हैं। मुझे यकीन है जब मेरे ग्रैंडफादर जिंदा थे तो वो खुद ही आप लोगों से ताल्लुक नहीं रखना चाहते होंगे, और वैसे भी उनके जैसा कौन ही हो सकता है। आप ऐसे कोई भी सोचें, क्या आप एक बच्ची के लिए 10 लाख से ज़्यादा कॉइन्स छोड़कर जा सकते हैं। और फिर उसकी ये सारी बातें सुनेगा, मतलब कैटी का इतना गुस्सा करते हुए देखकर एक सामने पर्सन होता है जो कि उठ के कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं कि बड़ों से कैसे जब बात करनी चाहिए, तुम आप आगे से किसी को जवाब कैसे दे सकती हो, तुम कितनी बदतमीज़ हो। यहाँ पर जो कैटी है वो कहती है कि मैं बदतमीज़ हूँ, आप लोग बदतमीज़ हैं जिन्होंने मेरे ग्रैंडफादर के बारे में बुरा कहा। मेरे ग्रैंडफादर ने हमेशा मुझे सिखाया कभी भी किसी के सामने कमज़ोर मत दिखना कैटी, और मैं वही कर रही हूँ जो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे करने को कहा था। और मैं कहती है कि ग्रैंडफादर आपने मुझे जो सिखाया था कि कभी किसी के सामने कमज़ोर मत दिखना, अगर तुम कमज़ोर दिखी तो तुम पहले ही हार चुकी हो, समझ लेना। मैं उसी एजुकेशन को भी फॉलो करी हूँ और मैं बिल्कुल भी अपना खौफ जो है उनके सामने नहीं आने दूंगी। ये बात जवाब सुनने के बाद जो सामने खड़ा हुआ पर्सन होता है वो कहता है कि तुम जैसा बच्चा पिटना डिजर्व करता है, ये पिटेंगे तभी इन्हें पता चलेगा कि अपनी औकात में रहे। ये बात सुन के कैटी जो है वो बोलती है कि तुमने भी क्या कहा, और इतने में किसी का हाथ उठता है और वो कहता है कि मिस्टर चैन आपको बताना चाहिए कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, बड़े लोगों के सामने इस तरह की बातें करना मेरे ख्याल से अच्छी आदत नहीं। और चैन जो है वो खामोशी में बैठ जाते हैं। यहाँ पर जो कैरी है वो देखती है, वो कहती है कि मुझे लगता है ये मेरा साथ देगा। और यहाँ पर वर्नर सॉरी ड्यूक जो है वो यही करता है, वो कहता है कि कैटी मेरा नहीं ख्याल कि हम यहाँ पर अपने इमोशंस को इस तरह वेस्ट करने आए हैं, हमें अपने बातों को सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। तो कैटी कहती है हाँ मुझे माफ़ करना, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। और जो चैन होता है वो भी खामोशी से चैन से बैठ जाता है। और यहाँ पर फिर हमें ड्यू को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि चलो फिर मीटिंग को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो कैटी है वो सबसे पहले जो हमारे ग्रैंडफादर हैं यानी कि गैस्पा है उनको, ग्रैंडफादर नहीं गैस्पा, उन्हें ग्रीट करती है। यहाँ पे गैस्पा कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छे से ग्रीट किया, यही मैं देख सकता हूँ मेरा जो हायर था उसने तुम्हें बहुत अच्छे से बड़ा किया और बहुत अच्छे से सिखाया सब कुछ। यहाँ पर वो पूछता है ड्यूक से कि तुमने क्या अच्छे से ध्यान छानबीन कर लिया कि कहीं किसी और गलत फैमिली से बिलोंग तो नहीं करती। तो ड्यूक कहता है हाँ मैंने अच्छे से ध्यान किया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक टेलीमार्क की जो विलेज है उसी से बिलोंग करती है, ये अबंडन होने से पहले भी वहीं रहती थी और अबंडन होने के बाद भी वहीं पर थी, मतलब ये कभी भी भटकी नहीं है और ना ही ये अपने शहर से बाहर गई। तो यहाँ पर जो ये होता है ब्लास्को का जो हेड है इस वक्त, वो बोलता है कि तुमने इसका छानबीन अच्छे से किया ना, कहीं इसका ताल्लुक इंपीरियल फैमिली से तो नहीं। तो ड्यू कहता है कि हाँ हाँ मैंने इसका अच्छे से ध्यान रखा है। ये कहता है कि जो ग्रैंडफादर होता है वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारी जो विरासत है वो कहीं से भी इंपीरियल फैमिली तक पहुंच जाए। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो छानबीन में इसका बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना। और ये बात जब वो ले उसको देख के कैडी को देख के कह रहा होता है तो कैडी बेचारी तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। उसके बाद चैन जो है वो दोबारा उठता है, वो कहता है कि लेकिन आप लोगों की डिस्कशन कर क्यों रहे हैं, ये फॉर्मर जो है इसको हम झुटला देते हैं ना। तो वैसे भी वो बेचारा बदतमीज जूक जो था वो मर गया, अब हमें इसको बातों को इतना ध्यान में रखने की क्या ज़रूरत है। जो सुनकर जो वर्नर है उसे गुस्सा आ जाता है, आफ्टर ऑल उसके ग्रैंडफादर की बुराई जो हो रही है वो उठता है और कहता है कि मिस्टर चैन आपको भी कहा गया है कि अपने अल्फाजों को देखकर इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता आपको सुकून मिल रहा है। जिसको देखने के बाद चैन तो घबरा जाता है और बैठ जाता है। और मेरे ख्याल से उसको ये तो पता चल गया कि आगे से ग्रैंडफादर के बारे में कुछ बुरा नहीं कहना है। यहाँ पे जो कैटी है वो देखती है और कहती है कि वर्नर मुझे गुस्से में लग रहा है, क्या सब कुछ ठीक है। यहाँ पे ड्यू कहता है कि मेरे पास एक मैंने बहुत ढूंढा, बहुत छानबीन की कि इनहेरिटेंस को कैसे ख़त्म किया जाए, और मुझे यहाँ पर सिर्फ दो ही तरीके दिखे। जो बात सुनते ही जो वो है चैन है वो दोबारा बोलता है कि हाँ दो तरीके हैं, एक तो ये कि इसको जो विल है उसे दे दिया जाए और दूसरा ये कि इसको मरवा दिया जाए। यही तो तरीका है, अगर ये एक्सीडेंटली मर जाएगी तो विल जो है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। क्यों ना तुम दूसरा ऑप्शन चूज़ करो और इसको मार दो, यही तो बेहतरीन ऑप्शन है।
जो बात सुनकर एंडन को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मेरी हमारी फैमिली के सॉरी कहती है कि हमारी फैमिली में बिल्कुल भी कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि बच्चों को मारा जाए। मैंने माना कि हमारी जो फैमिली की बुनियाद है वो ब्लैक मैजिक पर है, लेकिन फिर भी हम किसी बच्चे को नहीं मार सकते, हत्ता कि अगर वो मुजरिम भी हो तब भी उसे मौत की सज़ा सुनाना ही कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि ऐसा करना ठीक होगा? ग्रैंडफादर तो ग्रैंडफादर कहते हैं नहीं, मुझे मालूम है कि ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। और चैन तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है कि तुम सोच समझ के बोलो, अब बैठ जाओ, तुम्हारे मुंह से कोई लफ्ज़ ना निकले। ये सुनकर जो चैन है वो बैठ जाता है और यहाँ पर जो एंडन है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि मिस्टर चैन को हमारी विरासत जो है उसको हथियाने की पड़ी हुई है। तो मिस्टर चैन मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, अगर आप इस बच्ची से विरासत छीन भी लेंगे तब भी आगे मैं, मेरे फादर और मेरा भाई जिंदा है, आपको विरासत लेने के लिए पहले हम तीनों को मारना होगा। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? तो चैन कहता है नहीं प्रिंसेस, मैं सच आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन ऐसे नहीं थे। मैं तो चाहता हूँ कि आपकी जो विरासत है हमेशा आपकी फैमिली के पास रहे। तो जो ड्यूक है एंडन है वो बोलती है कि चलिए फादर अपना, सॉरी फादर नहीं, हिज हाइनेस कहती है कि आप चले अपना फैसला सुनाए। तो जो ड्यूक है वो हंसता है और वो कहता है कि जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पर दो ऑप्शन है और मैं दूसरे ऑप्शन को ठीक करना चाहूँगा। तो कैटी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम हमारी फैमिली को ज्वाइन करोगी? इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है ड्यूक खड़ा हुआ है और उसके बिल्कुल सामने कैटी खड़ी हुई है और वो सोच रही थी कि यहाँ पे ये कर क्या रहा है, क्या वाकई ये मुझे अडॉप्ट कर लेगा? और सारे भी यही कह रहे थे क्या ये वाकई इसे अडॉप्ट कर लेगा? सब बहुत परेशान होते हैं। यहाँ पर ड्यूक कहता है कि हाँ मुझे लगता है यही ठीक है। तो सारे कहते हैं क्या ये बहुत बेकार डिसीजन है ड्यूक, ऐसा मत करो। यहाँ पर जो ग्रैंड पा होता है, मतलब अभी मैं इसको भी ग्रैंड पा ही कह रही हूँ, वो बोलता है कि तुमने ये क्या सोच के कहा है ड्यूक, मतलब कि क्या क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें इसे अडॉप्ट करना चाहिए? तो वो कहता है क्योंकि जो ब्लास्को प्रॉपर्टी है वो एंसली के नाम के साथ नहीं जोड़ सकती, इसलिए इसको अपना नाम देना कि ये ठीक नहीं होगा। तो सारे गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर जैन कहता है क्या मतलब, अगर तुम इसको अडॉप्ट कर लोगे तो तुम्हें मालूम है ना इसका जो रुतबा है, ओहदा है, वो उतना ही हो जाएगा जितना कि एंडन और वर्नर का है। क्या आपको ये बात मालूम नहीं? अगर आपको अडॉप्ट ही करना है तो आप किसी ऐसे पर्सन को अडॉप्ट करो जो कि फैमिली से बिलोंग करता हो। ये बात जो है चैन और उसका बंदा कह रहा होता है, जिनको सुन के जो है कैरी है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि चाह क्या रहे ये लोग बार बार मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरी फैमिली का नाम नहीं पता, मेरी फैमिली का नाम नहीं पता। पता तो है एंसली फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, उनको समझ क्यों नहीं आ रही बात? यहाँ पर जो ड्यूक का वो ग्रैंडफादर होता है वो बोलता है कि लूटर तुम्हें क्या श्योर हो, तुम इसे करना क्यों चाहते हो ऐसा? तुम्हें मालूम है ना तुम्हारी बेटी का रुतबा, अभी तुम लोग हो डायरेक्ट डिसेंडेंट, अगर इसको फैमिली का नाम मिला तो ये भी डायरेक्ट डिसेंडेंट मिल जाएगी, क्या ये ठीक होगा? तो बोलता है हाँ मैं इसको अडॉप्ट करना चाहता हूँ डायरेक्टली। तो कहता है क्यों, मगर ऐसा क्यों है? तो बोलता है क्योंकि मुझे इस बच्ची को बड़ा करना है, इसे मेरे ग्रैंडफादर ने बड़ा किया, सॉरी मेरे फादर ने बड़ा किया, इसलिए मैं इससे डायरेक्टली अटैच हूँ। यहाँ पर सारे लोग कहते हैं कि नहीं ये इतना आसान बात नहीं है। तो रिटर्ट कहता है, यानी कि ड्यू कहता है कि हाँ ये बिल्कुल आसान है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे प्रेस करूँ, इसको बढ़ाऊँ जैसा कि मेरे फादर बढ़ा रहे थे, इसको बड़ा कर रहे थे। मुझे इससे बहुत ज़्यादा अफेक्शन है, मुझे नहीं मालूम क्यों, मगर मैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से अफेक्ट हूँ। तो यहाँ पर जो कहती है, जो एना होती है वो कहती है हाँ, और मैं जो हूँ इस फेवर के डिसीजन के फेवर में हूँ। तो कैटी जो है वो बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि वाह फाइनली एनन जो है वो मेरे साथ है। लेकिन क्या जो वर्नर है वो मेरे साथ होगा? क्योंकि हमें मालूम है जिस साइड पे एनन है उस साइड पे वर्नर कभी नहीं आता। क्या वो अभी मुझसे गुस्सा होगा? ये बातें सोचते हुए वो वर्नर को देख रही होती है और कहती है प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होना, प्लीज़ मान जाओ। और यहाँ पर वर्नर कहता है कि हाँ मैं भी जो वेल है उससे मानता हूँ। यहाँ पे कैटी खुश होती है और कहती फाइनली मेरे पास तीनों जो ब्लास्कोस के डायरेक्ट डिसेंडेंट है वो मेरे साथ है, मेरे हक में है। तो यहाँ पर जो ड्यूक है वो बोलता है कि फाइनली 1% रह गया, तो बताओ कैटेशिया क्या तुम चाहती हो ऐसा कुछ होना? इतने में जो ग्रैंडफादर है वो बोलता है कि एक मिनट मुझे पहले बच्ची से बात करने दो। ये कहते हुए वो उतरता है और कैटी के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि अगर तुम हाँ कहोगी तो तुम्हें इस फैमिली की फंडिंग के ऊपर जितने भी चार्जेस लगे हुए हैं उसके बारे में मालूम होना चाहिए। तुम्हें मालूम है कि अभी जो फंडिंग है वो सारी तुम्हारे नाम है, इस वजह से हमारे जितने भी बिजनेसेस हैं वो सब रुके हुए हैं, मतलब कि जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सब के बिजनेस जिस पैसे से चल रहे थे वो उसी सेफ के अंदर है, यानी कि ग्रैंडपा का सेफ जिसके को अभी कैटी के नाम कर दिया गया है। अभी ये सारे लोग यहाँ पर इसी नहीं आए हुए हैं और कैटी भी कहती है तो मैं देख सकती हूँ यहाँ पर इतने लोग क्यों जमा है, इन सब का जो बिजनेस है वो रुका हुआ है मेरी वजह से। यहाँ पर फिर वो बताता है कि तो इसलिए हमारे पास यही ऑप्शन है कि तुम्हें हमारे फैमिली का नाम दिया जाए। तो तुम तैयार हो? अगर तुम इसके लिए तैयार होगी तो तुम्हें एक इनहेरिटेंस टेस्ट पास करना होगा, क्या तुम वो कर लोगी? तुम्हें लगता है कि तुम कर सकती हो ये? तो कैटी को कहती है कि हाँ मैं कर लूँगी, मुझे ये टेस्ट देना है। और यहाँ पर फिर ड्यू का जो ग्रैंडफादर है वो बोलते हैं कि तो फिर ठीक है ऐलान करो, जो भी लोग यहाँ पर तैयार है वो हाथ खड़ा करें, क्योंकि आखिरी जो वोट है उससे मतलब कि ज़्यादा वोटिंग से ही करना है। तो सारे कहते हैं हाँ हम तैयार हैं। तो ड्यू कहता है कि ठीक है फिर जो टेस्ट है उसको यहीं पर बनाया जाएगा, इनहेरिटेंस टेस्ट को। और कैटी अगर तुम अग्री करती हो तो इस जो डॉक्यूमेंट है इस पर दस्तखत करो जो कि बताता है कि तुम जो क्वालिफाई कर रही हो, तुमने खुद मर्जी से कहा है कि मुझे ये टेस्ट देना है। तो कैटिशा कहती ठीक है, अगर ग्रैंडफादर ने मुझ पर भरोसा किया और उन्होंने कहा चाहा था कि मैं यहाँ पर आऊँ और ये टेस्ट दूँ तो मुझे यकीन है मैं ये टेस्ट दे सकती हूँ, क्योंकि ग्रैंडपा जो चाहते हैं वो कभी भी गलत नहीं होता, ग्रैंडपा हमेशा सही कहते हैं। एपिसोड के 4 में हमें कैटी को कमरे से बाहर
आते हुए दिखाया जाता है, जिसके लिए मार्गरेट ऑलरेडी अपनी बाहें फैला के खड़ी होती है। वो बोलती है कि मैं सामने बहुत अच्छा काम किया, मतलब आप बिल्कुल भी नहीं घबराई और आपके वर्ड्स बिल्कुल नहीं लड़खड़ाए। तो कैटी कहती है हाँ ये इतना भी मुश्किल नहीं था, जबकि दिल में कहती है कि वाकई इससे तो मेरी जान ही निकलने वाली थी, मीटिंग बहुत ज़्यादा ही हॉरेबल थी। यहाँ पे मार्गरेटा कहती है चलिए फिर हम लोग जाकर स्टडी रूम में बैठ जाते हैं, क्योंकि ड्यूक ने कहा कि वो असाइनमेंट डिस्कस करने के बाद वहीं पर आएंगे। यहाँ पर कैटी जो है वो दिल में कहती है असाइनमेंट लो, एक और मुसीबत, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। ये सोचते हुए वो जैसे ही आगे जा रही होती है, इतने में वो तीनों यानी कि ड्यूक का जो गार्ड है, साथ में वो रेडी वाला पर्सन और शेफ, वो तीनों आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि मिस क्या आप ठीक है, आपने बहुत अच्छे से काम किया, हम आपका इंतजार करते हैं, हम तो बहुत खुश हुए जब हमने आपको उस तरह इतने कॉन्फिडेंटली बात करते हुए देखा। तो कैटी के तो आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहती है कि ये लोग मेरा बाहर इंतजार करते हैं, मुझे यकीन नहीं आता, ये लोग मेरी फिक्र करते हैं। इन लोगों को जब मैंने इस तरह देख रही हूँ, मेरा इंतजार करते हुए, मेरी फिक्र करते हुए, मेरे लिए इस तरह बहुत प्यारे प्यारे लफ्ज़ कहते हुए, तो मुझ में और हिम्मत आ रही है। मुझे यकीन है मैं ये करके रहूँगी, मुझे इन लोगों के साथ रहना है, तो मैं हर कोशिश करूँगी। ये कहते हुए वो ऊंची से चीखती है और कहती है मैं ये करूँगी। वो तीनों चारों मुड़ के उसे देखते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अगर आप ये ना भी कर पाओ तब भी हम आपसे इतना ही प्यार करेंगे। और शब कहते हैं कि हाँ चलो, फिर मैंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे से स्नैक्स बनाए, चल के उन्हें खाते हैं। कैटी को आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि वाकई ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, वो प्यार जिसके लिए मैं हमेशा तरसती थी। ये कहते हुए वो रोना शुरू हो जाती है और वो सारे उसे देख रहे होते हैं कि क्यों रो रही है, प्लीज़ चुप हो जाओ, उसको चुप करा रहे होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है ड्यूक की स्टडी को, जहाँ पर ड्यूक बैठा होता है। वो बोलता है कि ऑरेंज आज एक पम्पकिन जैसा क्यों दिख रहा है, जो कि हेलोवीन पर निकलता है। तो हमें दिखाया जाता है कि एडी को, जो कि रो रही होती है अभी भी, मतलब सॉरी थोड़ा उसका मुंह जो है स्वेल हुआ होता है रोने की वजह से, और साथ ही ऐसा लग रहा है कि वो सोकर उठी है। वो बोलती है कि ड्यूक क्या आप क्यों मुझे इतने अजीबो-गरीब सवाल पूछते हैं? तो कहते हैं क्या क्या मैंने कोई अजीब सवाल पूछा? तो कहती है नहीं छोड़ो इसको, क्या जो आपने कहा था वहाँ पर क्या आप मुझे बड़ा करना चाहते हो, आप उससे अग्री करते हो? तो ड्यू कहता है हाँ मैं करना चाहती हूँ, तो चाहता हूँ तुम्हें बड़ा। तो कहती कहती है मगर क्यों? तो ड्यू कहता है ये मैं अगर ना बताऊँ तो कहते हैं नहीं नहीं बताओ, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? तो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो फिर क्यों तुम मुझसे बड़ा करना चाहते हो? तो ड्यू कहता है ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे नफरत करता हूँ, ये मसला है विरासत का, जो कि मैं एंसलर फैमिली के नाम नहीं होने दे सकता था, ये मेरी फैमिली के पास रहा तबीयत है। तो कहती है तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि मैं जब तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बन जाऊँगी, यानी कि मेरा नाम कैटिशिया ब्लास्को हो जाएगा, तो क्या मैं तुम्हारी बेटी होंगी? क्या फिर तुम्हें मुझे फादर कहना चाहिए? तो ड्यूक उसकी तरफ देखता है और कैटिशिया पूछ रही होती है क्या ये इससे फ़र्क पड़ता है? तो ड्यूक उसके पास आता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है और वो कहता है कि हाँ अगर तुम मुझे कहो भी कि मैं तुम्हें अपनी बेटी मान लूँ तभी मैं इसे नहीं कहूँ मानूंगा। तो कैटिशिया बुरा सा मुँह बना के कहती है कि मैंने ऐसा बुरा इतना बुरा हद तक कभी जवाब नहीं मतलब सोचा था, मुझे लगा था कि मना करेगा, लेकिन इस तरह मना करेगा, उफ ये बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग है। यहाँ पर ड्यूक कहता है कि मैं तुम्हारे फादर बनने से ज़्यादा अच्छा तुम्हारा ग्रैंड फादर बनना पसंद करूँगा, वैसे भी तुम्हें अपने फादर चाहिए ग्रैंड फादर? तो कहती है अब ऐसा भी नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी एक ग्रैंड फादर है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो वो जो ड्यूक होता है वो कहता है मेरे ख्याल से अब तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, मैं तुम्हें बड़ा करने में इंटरेस्टेड इसलिए हूँ क्योंकि मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि मेरे फादर ने तुम्हें इतने अच्छे से बड़ा क्यों किया, और तब जब वो मरने वाले थे तब उन्होंने इस तरह की स्ट्रैटेजी क्यों चली, क्या वो मुझे दिखाना चाहते थे या क्या वो मुझे सिखाना चाहते थे? मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें बड़ा करके। तो कहती ओ तो ड्यूक इसके बारे में इतना सोच रहा था, मुझे तो लगा ये छोटी सी बात है जैसे दरगुजर कर देना ही बेहतर होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोचता है इन सब चीज़ों के बारे में। यहाँ पर ड्यूक क्या वो कहता है तो फिर तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए टेस्ट के लिए। तो कहती अपना मुंह बुला के कहती है तब क्या अगर मैं ना हूँ तो ड्यू कहता है तुम्हें होना पड़ेगा, वरना मुझे तुम्हारा ग्रैंडफादर वाकई बनना पड़ेगा, मतलब उन्हीं की तरह स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा और तुम्हें सब चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। यहाँ पर जो कहती है वो बुरा सा मुँह बनाती है और कहती है कि तुम ग्रैंडफादर तो नहीं हो लेकिन हाँ तुम अंकल बन सकते हो। तो ड्यू कहता है अंकल मैं, मगर क्यों? तो कहती है जिस तरह मैं ऑरेंज हूँ उसी तरह तुम अंकल हो। तो ड्यूक उसको उठा के कहता है कि तुम क्रॉलिंग करती हो इसलिए तुम ऑरेंज हो, लेकिन मैं अंकल क्यों? ये कहते हैं वो उसको गोद में उठाता है और बाहर दिखाता है, कहता है इस तरफ देखो, क्या तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए कि इतनी बड़ी विरासत क्या तुम्हें इसकी मालकिन नहीं बनना? तो कहती है अगर मैं सच कहूँ, अगर मैं झूठ बोलूँगी तो उससे बदतर होगा, तो मुझे सच ही कहना चाहिए कि मैं इस सब चीज़ों की विरासत की मालकिन बनना चाहती हूँ। मसला विरासत का नहीं है, मसला उन लोगों का है जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे चाहते हैं, जो प्यार मैं डिजर्व करती हूँ वो मुझे मिल रहा है, या जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल रहा है। मुझे यहाँ पर रहना है, मैं चाहती हूँ कि मैं एक अपनी एम्पायर बनाऊँ जिसके अंदर मैं खुद मुख्तार हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत ना हो। ड्यूक देखना मैं ये टेस्ट दूंगी और मैं इसमें कामयाब होंगी। तो ड्यूक कहता है वेल डन, मुझे इसी जवाब को मैं ऐसे ही किसी जवाब को एक्सपेक्ट करा था, तो बस तैयार रहो। यहाँ पे कैटी कहती है हाँ मैं तैयार हूँ हर उस मुश्किल के लिए जो इस घर में आने वाली है, मैं हर उस मुश्किल का फेस करूँगी लेकिन इस विरासत को नहीं छोड़ूंगी। एपिसोड का स्टार्ट होता है, सबसे पहले हमें ड्यूक का मैंशन दिखाया जाता है जहाँ पर एंडन जो है वो कैटिशिया के कमरे में आती है। वो बोलती है कि क्या तुम तैयार हो? तो कैटिशिया कहती है हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और वो मतलब कि वो दिख रहा होता है कि बहुत ज़्यादा जोश में और सस्पे में, मतलब कि वो कर ही देगी। तो एंडन कहती है ठीक है तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हो, चलो फिर चलते हैं यहाँ से। और उसके बाद हमें उनको बाहर आते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर वही ग्रीन हेयर वाला पर्सन होता है, जैसे देख के कैटिशिया बहुत अजीब सा मुंह बनाती है, कहती है कि ये पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है फिलहाल। तो ये बहुत हम्बल बन होता है और कहता है कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कैटिशिया से। तो कैटी दिल में कहती है ये वही लड़का है जिसने
कल मेरे बारे में बहुत 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 ज़्यादा शेमलेस बातें कही थी और मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। और फिर कहते हैं कि वो बोल देती है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, तो वो बोलता है कि हम दोनों को साथ रहना चाहिए। तो कहती है नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। तो वो बोलता है कि तुम चाहो या ना चाहो लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम पर नज़र रखने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे कहा गया है। और ये कहते हुए वो कैरेज के अंदर बैठ जाता है। यहाँ पर वो कैरी से बात करता है, लेकिन कैरी जो है वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती। जैसे देखिए वो कहता है कि तुम कल की तरह आज भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी हो, तुम्हें बिल्कुल मैनर्स नहीं है जिस तरह के कॉमनर्स में नहीं होते। तुम वाकई बहुत ज़्यादा अनोइंग लड़की हो, मुझे तो तुम्हें देखना भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे भेज दिया गया। ओफ, मैं तुम्हें कैसे हैंडल करूँ? ये सब बातें सुनते हुए कैरी कह रही होती है कि तुम मुझे सिखा रहे हो मैनर्स के भी कैसे रहना चाहिए। मुझे याद है कि तुमने कल क्या कहा था। और फिर उसके बाद ये तालियां बजाते हुए कहती है, तुमने कहा था कि मैं जो किसी बदतमीज़ की बेटी हूँ जिसको अपना नाम तक नहीं मालूम, मुझे पता भी नहीं मैं किस ब्लड लाइन से बिलोंग करती हूँ। इतनी बकवास बातें करने का तुम चाहते हो कि मैं तुमसे तुम्हारी इज्जत करूँ, तुमसे प्यार से बात करूँ? मुझे यकीन नहीं आता इतनी वल्गर वर्ड्स किसी के लिए इस्तेमाल करने का तुम किसी से ऐसे एक्सपेक्ट कैसे कर सकती हो। और ये बातें वो इतनी क्यूट क्यूट मुँह बना के कर रही होती है जिससे बेशक किसी को भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। लेकिन ये रहा ढीठ, इसको कहाँ होगी। यहाँ पर कैटी बोलती भी है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस होती कि मैं अपना सर तक ना उठा पाती। तो ये पर्सन बोलता है कि मुझे लग रहा है कि तुम और भी ज़्यादा बदतमीजी करी यहाँ पर। और अभी वो जब ये बात बोल रहा होता है कि इतने में जो वर्नर है और ड्यूक है वो आ जाता है कैरेज के पास। और वो यहाँ पर जो ड्यूक है वो बोलता है कि तुम प्लास्को ब्लू जेड के तुम यहाँ पर मेरे गैरेज में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम ये मेरा गैरेज है? मतलब कि ओरिजिनल जो ओरिजिनल वो है, मतलब कि जो ओरिजिनल की फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये उनका गैरेज है, ब्लू लाइन की गैरेज है, तो तुम यहाँ पे कैसे बैठ सकते हो? यहाँ पे वो पर्सन बोलता है कि दरअसल मुझे यहाँ पर भेजा गया था ताकि मैं अंसले पर नजर रख सकूँ, क्या ये गैरेज मेरा नहीं? तो ड्यू कहता है कि तुमने ये निशान नहीं देखा, ये निशान शो करता है कि गैरेज मेरा है, तो तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते। और कैरी जो है वो साइन को देखते हुए कहती है कि हाँ ये जो साइन है ये ओरिजिनल जो डिसेंडेंट है इस फैमिली के उन्हें शो करती है और इसके गैरेज में कोई भी नहीं बैठ सकता। यहाँ पे वो ग्रीन हेयर वाला पर्सन कहता है कि मैं भी तो एक डिसेंडेंट फैमिली मतलब कि इन्हीं की ब्लास्को की फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन फिर भी एक छोटी सी लाइन मतलब छोटा सा डिफरेंस होने की वजह से ये मुझे इतना नीचा दिखा रहा है। यहाँ पर जो ड्यूक होता है वो बोलता है कि चलो अब मेरे कैरी से दफा हो जाओ। यहाँ पर वो नीचे उतरता है ग्रीन है वाला पर्सन और साथ में कैरी का हाथ पकड़ के खींचता है और कहता है कि तुमने सुना नहीं कि ये ओरिजिनल लोगों का है, तुम उतरो यहाँ से। उसको इस तरह कैरी के साथ बदतमीजी करते हुए देखकर वर्णन को ज़्यादा ज़्यादा गुस्सा और कहता है कि तुमने सुना नहीं मेरे फादर का वर्ड तो इस्तेमाल करता नहीं, हिज हाइनेस ने क्या कहा तुम्हें समझ नहीं आया क्या? मैं दोबारा कहूँ क्या? तुम्हें समझने के लिए मुझे हाथों के लिए इस्तेमाल करना होगा। जिसे सुनकर जो बेचारा ग्रीन हेयर वाला पर्सन होता है उसकी तो मतलब हालत ही ख़राब हो जाती है। वो कहता है यंग लॉर्ड आप मुझसे से बात कर रहे हैं? तो कहता है हाँ तुम्हें क्या मुझे खत लिख के देना होगा कि यहाँ से दफा हो जाओ? तो कहता है अच्छा मैं देख सकता हूँ। और गुजरते हुए सोच रहा था कि लॉर्ड ने तो मेरी इज्जत का भी ख्याल ना किया, मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ भले से मेरा ओहदा छोटा हो। ये कहते हुए उसकी साइड से जा रहा होता है। यहाँ पर एंडन उसको देखती है तो वो कहता है कि लेडी मुझे माफ़ कीजिएगा, क्या इन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया, मुझे पहचाना? वो ये बात दिल में कह रहा होता है और फिर उसको वो करता है। तो एंडन कहती है चलो अब अगर हो गया तो मेरे रास्ते साइड और उसको धक्का देते हुए आगे चली जाती है और जाके कैरी में बैठ जाती है। कैटी तो लोगों आंखें फाड़ के देख रही होती है कि इतना एटीट्यूड इतना एग्रेशन। यहाँ पे वो कहती है ओह तो असल ब्लड लाइन से बिलोंग करने का यही फ़ायदा है। और वो उसको देख रही होती है और कहती है चलो फाइनली मुझे रिफ्रेशिंग फीलिंग हो रही है उसकी बेइज्जती के बाद। खैर हमें वक्त मतलब कि थोड़ा आगे जाके दिखाया जाता है एक सिंबल जिसके ऊपर जाकर इनका कैरेज जो है वो खड़ा हो जाता है और डायरेक्ट टेलीपोर्ट होकर उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर इन्हें आना होता है। मतलब कि यहाँ पर कैरेक्टर बताती है कि फाइनली हम उस जगह पहुँच चुके हैं बाय टेलीपोर्टेशन। यही फ़र्क है एक असल साइंटिफिक दुनिया में होने का या फिर एक इमेजरी वर्ल्ड में होने का। वाकई इमेजरी चीज़ें बहुत ही डिफरेंट होती हैं। यहाँ पर जो ड्यूक होता है वो बताता है कि यहाँ से अब जो कैपिटल है वो स्टार्ट होता है और हमें सारा कैपिटल दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है, जिसे देख के कैटी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो ड्यूक कहता है तुम तैयार हो ना उस जगह को खोलने के लिए जो सेफ है इंपीरियल बैंक के अंदर, कैपिटल बैंक के अंदर? तो यहाँ पर कैटी बताती है कि जो कैपिटल बैंक के अंदर सेफ्स होते हैं जब कोई पर्सन जो जिसका वो सेफ होता है वो मर जाता है वो तो वो सिक्योरिटी उसके ऊपर खुद ही आ जाती है और वो बहुत स्ट्रांगली बंद हो जाता है। अक्सर लोग तो यहाँ पर ट्रैप्स भी लगाते हैं, लेकिन चूंकि मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे लिए बनाया तो मुझे यकीन है इससे मैं सुकून से खोलूँगी आराम से। लेकिन मुझे ये खोलने के लिए पहले अकेले जाना होगा ताकि किसी की जान को खतरा ना हो। यहाँ पर एंडन बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हो, क्या तुम ये कर लोगी ना? तो कहती है यस प्रिंसेस मुझ पर भरोसा रखो, देखना मैं ये आराम से कर लूँगी। उसके बाद हमें उनका कैरेज दिखाया जाता है जो कि फाइनली गेट के सामने रुकता है। यहाँ पर हमें कैटी बताती है कि जो जो सामान चाहिए था ज़रूरत का वो मैंने रख लिया, मतलब कि वो चीज़ें जो मेरे ग्रैंडफादर से बिलोंग करती थी जैसे कि एक टूटी हुई घड़ी, एक ख़राब घड़ी और साथ में कुछ और चीज़ें भी मैंने सब अपने साथ रख लिया। और बस ग्रैंडफादर मुझे हिम्मत दीजिएगा मैं इसको खोल लूँ। ये कहते हुए वो पहुंच जाते हैं कैपिटल बैंक के सामने जहाँ पर ड्यूक बोलता है कि चलो फिर हमें चलना चाहिए। तो कैटी कहती है जी अब हम लोगों को चलना चाहिए, चलते हैं हम अंदर की तरफ।
एपिसोड का ज़्यादा उधर हमें इस बैंक को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ अजीब सी डॉल्स होती हैं जो काम कर रही थी, मतलब इंसान ही होते हैं। और इन्हें देखकर हमें कैटी बताती है कि ये जो है सैंड की बनी हुई डॉल्स है और यहाँ पर ये लोग ही काम करते हैं, जिन्हें देखकर कैटी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है वाओ अमेजिंग। और यहाँ पर ड्यूक को दिखाया जाता है क्योंकि उस पर से एक डॉल बच जाता है और वो डॉल कहती है कि कस्टमर आपको वेलकम करते हैं, हम क्या मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो ड्यूक जो है वो डॉक्यूमेंट को दिखाता है और कहता है कि हमें इस वेल को इनहेरिट करना है। फिर वो जो पर्सन होता है वो कैटी को स्कैन करता है और स्कैनिंग के बाद वो उन सबको उस रूम के पास ले जाता है। यहाँ पर वो उनसे कहता है कि आप लोग अपने वेपन जो है ना निकाल दें। और ये सुनने के बाद जो कैटी एंडन होते हैं और साथ में वर्नर, वो लोग जब वो निकालते हैं सारे वेपन्स तो वो इतने होते हैं जिन्हें देख कर कैटी तो शॉक्ड हो जाती है। कहती है क्या मतलब ये लोग इतने वेपन्स लेके घूम रहे थे एक साथ। हाँ मैं जानती हूँ जोड़ियों की फैमिली है यानी कि ब्लास्को की फैमिली, इनके जो ताल्लुकात हैं वो रॉयल फैमिली से बिल्कुल अच्छे नहीं, और कैपिटल जो है वो रॉयल फैमिली में आता है, इसलिए इनकी जो हिफाजत थी वो और भी ज़्यादा थी इस वक्त। खैर ये रेड ये जो पर्सन है वो कहता है कि इस तरफ चलिए और वो उनको उसी जगह पर ले जाता है जो कि उस वो डोर है उस सेफ का। और ये बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा होता है। यहाँ पर जो कैटी अंदर आती है और वो सारे उसको देखकर शॉक हो जाते हैं। कैटी का तो वो खुला का खुला ही रह जाता है। कहती कहती ओफ इतना बड़ा गेट मैं इसको कैसे खोलूंगी, यहाँ पे मैं करना क्या। और उसके बाद जब हमने उस घूस के स्टैचू को देखती है वो कहती है क्या मुझे इससे लड़ना है। तो ड्यू कहता है हाँ तुम्हें इसी से तो लड़ने के लिए हम यहाँ पर लाए हैं, चलो जाओ इससे लड़ो। तो कैटी बेचारे से मासूम तो बना के कहती है कि क्या मैं इससे कैसे लड़ूंगी। तो ड्यू कहता है गुड लक ऑरेंज। तो कैटी अपना कहती है क्या इससे लड़ूँ, नहीं मैं नहीं कर सकती। तो ड्यू को उठाकर उसको आगे रख रहा होता है। फिर कैटी उन दोनों की तरफ देखती है यानी कि आयरन और वर्णन के पास। तो आयरन कहती है मैं कैसे मदद करूँ, मैं तो नहीं मदद करती, खुद लड़ो तुम उनसे। तो वर्णन कहता है मैं मदद करना चाहता हूँ लेकिन मेरे जो वेपन्स हैं वो तो बाहर ही रहेगा, मैं कैसे मदद करूँ। या मैं कहती क्या तुम लोग क्या कहना क्या चाह रहे हो, मैं इससे लड़ूं, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं उसके जरिए निकली जाऊँ, वो भी अकेली, मुझे वहाँ नहीं जाना, मैं इस तरह मर नहीं सकती। तो ड्यू उसे उठाता है और कहता है कि तुम देखो वो जो वो है बीस्ट है वो एक स्टैचू है। तो कैटी रोते हुए कहती है क्या वाकई वो एक स्टैचू है। तो ड्यू कहता है हाँ हाँ उसे देखो तो सही वो हिल भी नहीं रहा। तो कैटी कहती है ओ ये पत्थर है, तो तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो तीनों जो है वो हंसना शुरू हो जाते हैं। कैटी कहती है भले से ये तीनों कितने मुख्तलिफ हो लेकिन जहाँ बात किसी के मजाक उड़ाने की आती है ये लोग बिल्कुल मौका नहीं छोड़ते। फिर जो एनन होती है वो बोलती है कि असल में जो टास्क है वो शायद इस गेट को खोलना है, चलो कुछ ढूंढो जिससे तुम इस गेट को खोल पाओ। और फिर उन्हें कुछ डिजिट लिखे हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर एनन कहती है तो असल टास्क इस डिजिट के जरिए इस गेट को खोलना है। यहाँ पे एक अजीब सी पोएम लिखी होती है जिसको पढ़ने में टाइम लगेगा तो मैं नहीं पढ़ी। तो कैटी बोलती है कि ये क्या है। तो एनन बताती है दरअसल ये एक मेमोरियल सॉन्ग है जो कि अब ब्लास्को की फैमिली डेथ पर पढ़ा जाता है, लेकिन मुझे लगता है इसे थोड़ा बदला गया। और फिर वो उसको ओरिजिनल जो सॉन्ग है उसे गा कर सुनाती है। एनन कहती है वाओ ये कितना प्यारा पढ़ा है तुमने। खैर यहाँ पर जो एनन होती है वो बोलती है उस सैंडमैन से कि क्या जो जो जिसके नाम ये वेल है कैसे वही इस गेट को एक्सेस कर सकता है। तो ये सैंडमैन कहता है नहीं, जिसने इस गेट को एक्सेस कर लिया वही इस वेल का मालिक होगा, मतलब कि वही पर्सन इस घर के इस सेफ के अंदर जा सकता है और पासवर्ड को चाहे तो चेंज भी कर सकता है। ये बात सुनते ही ये तीनों मतलब कि ग्रीन हेयर वाले पर्सन एंडन और वर्नर मतलब ये दोनों तरह चला मतलब थोड़े चौकन्ने हो जाते हैं। और अचानक से एंडन जाती है उस सेफ की तरफ और फौरन से कोई डिजिट ट्राई करती है, मतलब कुछ दूसरे को तीसरे को चौथे में करके कुछ जुगाड़ लड़ाती है लेकिन कुछ भी नहीं होता और वो गेट जो है वो नहीं खुलता। और एंडन कहती है लो मतलब मैं हार गई। यहाँ पर वो देखती है कि अचानक से उस स्टैचू मूव होता है और उसके इर्द एक रेड सर्कल बनता है। यहाँ पर जो वर्णन है वो बताता है ये जो है खतरे की निशानी है, मतलब कि सर्कल अगर कंप्लीट हो गया तो फिर जान भी जा सकती है। तो एंडन कहती है मैंने तो सिर्फ एक ही दफ़ा ट्राई किया। तो वर्णन कहता है हमें नहीं मालूम कि कितनी दफ़ा ट्राई करने पर ये सर्कल जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो ये खतरनाक है। तो एंडन कहती है ठीक है मैं आगे से ट्राई नहीं करूँगी। तो वर्णन कहता है अब तुम भी पंगा मत लेना। ये बात सुनते ही जो ग्रीन हेयर वाला पर्सन है वो कहता है कि मुमकिन है एक और चांस हो, ये कहते हुए वो भागता है। यहाँ वर्णन से रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो आगे चला जाता है और एंडन भी उसमें हाथ मतलब पकड़ती है उसे, लेकिन उसका हाथ किसी ना किसी तरह से उन डिजिट्स तक पहुंच ही जाता है। एपिसोड का स्टार्ट होता है और वो जो पासवर्ड था उसने डाला था वो काम नहीं करता और ये सोच होता है कि काम करे लेकिन नहीं होता और वो जो दरवाज़ा है वो नहीं खुलता है बल्कि स्टैचू जो है वो फिर से मूव करता है और मुसलसल ये पर्सन जो है ये सेम हरकत करता रहता है। ड्यू से सबको होता हुआ दूर से देख रहा होता है लेकिन ये पर्सन फिर भी नहीं रुकता, मतलब इसे कोई शर्म लिहाज नहीं रहा। ये 5-6 दफ़ा ट्राई करता है और आखिरकार वर्णन जो है वो मजबूर होकर उसके पास आता है और उसे देर जोर से मार कर मुक्का गिरा देता है दूर और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बीच में मुदाखलत करने की। यहाँ पे एंडन भी उसके पास जाती है और उसे मुक्का मार मार के अपना जो सारा गुस्सा है उसे निकाल देती है। यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें कितना टाइम लगता है वर्णन, मतलब कि और कितनी टाइम से हम कर सकते हैं। तो वर्णन कहता है मेरे ख्याल से यहाँ पर सिर्फ एक टाइम बाकी है, अगर एक और टाइम गलत हुई तो ये हो ही जाएगा। यहाँ पे कहती जो है एंडन जो है उस पर गुस्सा तो बहुत होती है लेकिन दिल में सोच भी रहती है कि अगर मैं ऐसा ना करती तो मुझे यकीन है ये भी ऐसा ना करता, ये मेरी गलती है। ये सोचते हुए वो कैटी की तरफ देखती है जहाँ पे कैटी जो है वो बहुत ध्यान से उन डिजिट्स को देख रही होती है और वो कहती है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है ये कोई सिंपल चीज़ नहीं, ये जो सॉन्ग है ये कोई फेयरवेल सॉन्ग नहीं लग रहा या फिर किसी की डेथ का सॉन्ग नहीं लग रहा। मुझे ये सॉन्ग अपने ललाबाई का याद दिलवाता है, वो ललाबाई जो सोते हुए मेरे फादर मुझे सुनाया करते थे। और हमें दिखाया जाता है जब कैटी सोती नहीं थी और उससे बातें करने को कहती थी तो जो ग्रैंड फादर है वो उसको ये लोरी जो है गा कर सुनाया करता था। तो कैटी बोलती थी वो कौन सी जगह है जो महकती है। तो ग्रैंड फादर कहता था ऑब्वियसली जहाँ मेरे बच्चे
बच्चे बड़े होते हैं। तो कैटी कहती है वो जगह कौन सी है जहाँ आपके बच्चे बड़े होते हैं? तो कहता है वही जगह जहाँ पर मैंने बहुत चीज़ें छोड़ दी हैं, तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए। तो कैटी कहती है हाँ मुझे वहाँ जाना है ग्रैंडफादर। तो उसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि तुम एक दिन वहाँ पर जाओगी, फिर वो लैलाबाई जो है वो सामने लिखी हुई आ जाती है, यानी कि वो लोरी, और कैटी उसे छूते हुए अपने ग्रैंडफादर को याद करी होती है। वो कहती है कि मुझे यकीन है आप कुछ महीनों पहले यहाँ पर आए होंगे अपने मरने से पहले, और आपने सोचा था कि आप पासवर्ड चेंज कर देंगे, कुछ ऐसा रखेंगे जो मुझे याद रहे। आपने कितना प्यारा पासवर्ड चुना ग्रैंडफादर। और यहाँ पर जो कैटी एंड होती है वो बोलती है कि कैटी मत ट्राई करो, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो छोड़ दो। लेकिन कैटी कहती नहीं मुझे मालूम है, यहाँ पर वर्नर भी यही कहता है कि कैटी ये आखिरी चांस है, मत कोशिश करो, इसे छोड़ दो। लेकिन कैटी जो है वो कोशिश करती है, और फिर अचानक से वैसे ही डार्क रोशनी वहाँ से निकलती है और पासवर्ड जो है वो लाइट अप होता है। यहाँ पर सब कह रहे होते हैं हाँ हो क्या रहा है, क्या ये काम कर रहा है, क्या भाई ये काम नहीं कर रहा, ये खुल रहा है क्या? सारे बहुत परेशान होते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है सामने से। हो सकता है वो घुस अटैक कर दे, हो सकता है वो भी जिंदा हो जाए, या हो सकता है गेट खुल जाए, अभी किसी को कुछ नहीं पता। सो यस तभी इट्स इनफ फॉर टुडे। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो, जैसे कि आपको मेरी लास्ट अपलोड की हुई वीडियो पसंद आई थी। आप लोगों ने जितना प्यारा रिस्पांस मुझे उस वीडियो पे दिया था, लिटरली मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वाकई मुझे नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी वो, और उसी वजह से मैं दोबारा मोटिवेशन गेन कर पाई हूँ इस तरह की और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा प्यारा से कमेंट छोड़ के जाना, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँ और आपके साथ शेयर करती रहूँ। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली आप कोई एपिसोड मिस ना करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।